आप तमाम छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग पैडी क्राफ्ट पढ़ रहे हैं और पैडी क्राफ्ट में पहला लेक्चर हम लोगों ने जो पैडी या धान की खेती से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उस पर चर्चा किया था। और आज का ये दूसरा क्लास है, दूसरा लेक्चर है। तो आप बहुत ध्यान से इस क्लास को समझिए, क्योंकि ये जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा के दृष्टिकोण से, सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और ये हम अ, समझ रहे हैं कि आप सभी स्टूडेंट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर विषय से आप कर चुके हैं। तो आपको जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए वो बेसिक जानकारी आप सबके पास है। केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन बिंदुओं को हम लोग देखते चलेंगे। ये लेक्चर न सिर्फ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, बल्कि एजीटीए परीक्षा और दूसरे स्टेट एमपी, सीजी और राजस्थान से जो वैकेंसी सुपरवाइजर की निकलती है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छा होने वाला है। इसके साथ ही ये समीक्षा अधिकारी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किया जाता है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण कृषि से रिलेटेड सिलेबस में जो तथ्यों को शामिल किया गया है, ये उनको भी कवर करेगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पैडी क्राफ्ट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि पैडी क्राफ्ट का साइंटिफिक नेम ओराइया सटाइवा है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम सबने समझा था। और उसके आगे का आज का ये लेक्चर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस, आज केवल वेराइटी पे बात किया जाएगा। फर्स्ट ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस कौन सा है? TN1। ये फर्स्ट ड्वार्फ वेराइटी है, पहली बौनी किस्म है और इसका विकास ताइवान में किया गया था। तो ये फर्स्ट ड्वार्फ वेराइटी TN1 है। उसके बाद फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटी, प्रथम अधिक उत्पादन देने वाली जो किस्म है वो IR8 है। IR8 परीक्षाओं में बहुत कंफ्यूजन रहता है। यदि आप इसको सही तरीके से क्रमबद्ध रूप से आप याद नहीं किए हैं तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि फर्स्ट वैरायटी ड्वार्फ वैरायटी कौन सी होगी और फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी कौन सी होगी। तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ये आपको समझना है। इसमें केवल ड्वार्फ वैरायटी पूछ रहा है, TN1 होगा। और जो दूसरा है फर्स्ट हाई यील्डिंग, अधिक उत्पादन देने वाली बौनी किस्म कौन सी है, ये IR8 है। और इसका विकास IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस के द्वारा किया गया था। IR8 का जो डेवलपमेंट जो इसका हुआ था वो पेटा का क्रॉस कराया गया था DGU जीन से। DGU जीन। तो पहली जो ड्वार्फ वैरायटी थी TN1 थी। विकास इसका कहाँ हुआ था? ताइवान में हुआ था। दूसरा क्या है? हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी कौन सी थी? IR8 था। इसका विकास IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस से किया गया था। और इसमें पेटा और DGO जीन के बीच में क्रॉस के द्वारा इसका विकास किया गया था। इसके बाद फर्स्ट इंट्रोड्यूस वैरायटी इन इंडिया, पहली ऐसी कौन सी प्रजाति थी जिसका भारत में इंट्रोड्यूस कराया गया या ले आया गया? तो पहले जो है विकास TN1 का हुआ था। इसलिए जो पहला भारत में इंट्रोड्यूस वैरायटी है वो है
TN1, TN1। उसके बाद सेकेंड इंट्रोड्यूस वेराइटी, पहले विकास TN1 का हुआ, तो पहले भारत में TN1 आया। उसके बाद इस TN1 के विकास के बाद IR8 का विकास किया गया, तो सेकेंड इंट्रोड्यूस वेराइटी इन इंडिया IR8, IR8। उसके बाद फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वेराइटी। अब ये तीन तरह से तीन प्रश्न आपके सामने आएगा। फर्स्ट ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस TN1, फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस IR8, और उसके बाद फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग से सेमी ड्वार्फ वेराइटी। तो ये आपका जो है वेराइटी है जया। जया जया का विकास 1968 में डॉक्टर शास्त्री के द्वारा किया गया था, और इसका जो विकास है, इसका डेवलपमेंट TN1 इंटू T141, TN1 का क्रॉस T मतलब टाइप 141, इससे करा करके तब जया का विकास किया था। किसने किया था? डॉक्टर शास्त्री ने 1968 1968 में इस वैरायटी का विकास किया गया। तो ये तीन चीज़ें आपको एकदम ध्यान में क्रमबद्ध रूप से याद रखना है कि फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी TN1 विकास कहाँ किया गया था? ताइवान में किया गया था। सेकेंड फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी, फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी IR8, इसका विकास मनीला फिलीपींस में किया गया था। और उसके बाद फर्स्ट इंडियन सेमी ड्वार्फ वैरायटी जया, इसका विकास किया गया था किससे? TN1 और टाइप 141 के बीच में क्रॉस से इसको तैयार किया गया था। परीक्षाओं में खास तौर से जो TGT PGT की परीक्षाएं हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होती हैं, उसमें खूब प्रश्न यहाँ से आते हैं, वहाँ पूछा जाता है, और वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ भी हो जाती हैं, क्योंकि अगर ये तीन आपको महत्वपूर्ण जो बिंदु हमने बताया है, अगर इसको आप याद रखते हैं क्रमबद्ध तरीके से, तो आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न गलत होने की संभावना कम है। ये तीन पॉइंट आप जरूर याद रखिए। उसके बाद प्रश्न आता है कि म्यूटेंट वैरायटी कौन कौन सी है। यहाँ से भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का बहुत ही ये आ, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से पूछता है लोक सेवा आयोग कि फर्स्ट म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है। तो ये जगन्नाथ है, जगन्नाथ। और एक वैरायटी और है जिसको हम बोलते हैं सत्तारी, सत्तारी। ये दो वैरायटी आपको याद रखना है, म्यूटेंट या उत्परिवर्तन के द्वारा इन प्रजातियों का विकास किया गया था, जगन्नाथ और सत्तारी का। उसके बाद सवाल है BLB। BLB का मतलब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बीमारी के प्रति प्रतिरोधी क्षमता वाला जो वैरायटी है, वो कौन सा वैरायटी है, ये आपको देखना है। तो ये आपका TKM6 BLB रेजिस्टेंस या BLB के प्रति सहनशील जो वैरायटी है उसको हम बोलते हैं TKM6। सैलिनिटी टॉलरेंट, सैलिनिटी टॉलरेंट या लवण रोधी प्रजातियां कौन सी हैं? ऐसी प्रजातियां जो सैलिनिटी प्रभावित भूमियों के लिए उपयुक्त होती हैं। तो इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ से पूछा जाता है वो वैरायटी है लूनीश्री, लूनी, लूनीश्री एक ये है, और दूसरा आपका
IR8। ये दो वैरायटियां हैं जो सैलिनिटी के प्रति प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है, तो आप इसे भी जरूर याद रखें। उसके बाद फर्स्ट हाइब्रिड इन द वर्ल्ड कौन सा है? फर्स्ट हाइब्रिड बासमती। फर्स्ट हाइब्रिड बासमती इन द वर्ल्ड PRH10। PRH10 फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बासमती इन द वर्ल्ड कौन सा वैरायटी है? PRH10। आपको इसे याद रखना है। उसके बाद फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ राइस इन इंडिया। फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ राइस इन इंडिया CORH CORH RH1। तो ये फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बासमती इन द वर्ल्ड, विश्व की प्रथम बासमती हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? PRH10। और फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ राइस इन द वर्ल्ड CORH1। ये वैरायटी है। उसके बाद आता है डीप वाटर राइस वैरायटी। एक तो चकिया है, चकिया 59। डीप वाटर गहरे जल में, जहाँ लो लैंड एरिया है, ऐसे जगहों पे धान की जो वैरायटियां हैं जो जलमग्न क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, उसमें पहला है चकिया 59। परीक्षाओं में ये कई बार पूछा जा चुका है चकिया 59 को। चकिया 59 मधुकर, मधुकर और जलमग्न, जलमग्न, ये वैरायटी, दो तीन वैरायटी आप जरूर याद रखिए डीप वाटर राइस की, जिसमें चकिया 59 पूछा जा चुका है कई बार। उसके बाद मधुकर है और उसके बाद जलमग्न है। वैरायटी में इसके अलावा बहुत सारी वैरायटियां हैं, लेकिन जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, हमने सिर्फ उतने ही वैरायटियों को इसमें शामिल किया है। तो आप यदि इतना वैरायटी आप ध्यान में रखते हैं तो आपका वैरायटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसके गलत होने की संभावना कम से कम होगी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीड रेट और जानेंगे, क्योंकि धान का जो फसल है, धान की जो खेती होती है, वो कई मेथड, कई तरीकों से होती है, इसलिए जो उनके तरीके हैं उसका जो सीड रेट होगा वो अलग अलग तरीकों के हिसाब से अलग अलग है। और परीक्षाओं में किस तरीके का सीड रेट पूछ लेगा, ये कोई नहीं जानता है कहाँ से प्रश्न आ सकता है। इसलिए जो भी मेथड इसमें दिए हुए हैं, जो भी तरीके से बुआई की जाती है, उन सभी तरीकों से कितना सीड प्रति हेक्टेयर खर्च होता है उसको आप याद रखना है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी इसमें पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कौन कौन सी मेथड है जिसके जरिए धान की बुआई की जाती है। पहला है ब्रॉडकास्टिंग, जिसे छिटकवा विधि कहते हैं, खेत में ऐसे बिखेर करके और बुआई हो जाती है। उसके बाद ड्रिलिंग, सीड ड्रिल के पीछे धान की जो बुआई होती है, ये सीड ड्रिल है। उसके बाद नर्सरी, बहुत कॉमन और सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में इसके जरिए खेती होती है। उसके बाद हाइब्रिड राइस है, बासमती राइस, डपोंग मेथड और SRI मेथड। इन सभी में कितना कितना सीड लगता है आपको एक बार इसे याद रखना चाहिए। चलिए तो देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग या छिटकवा। छिटकवा विधि में सबसे ज़्यादा धान का बीज लगता है और तकरीबन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सीड इसमें खर्च होता है। उसके बाद हम आते हैं ड्रिलिंग या सीड ड्रिल के ज़रिए जो पीछे बुआई होती है सीड ड्रिल के से। तो इसमें जो सीड खर्च होता है वो 60 किलोग्राम
प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है नर्सरी। जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्थ इंडिया में जो खेती, खरीफ की खेती होती है, तो इस मेथड से ही होता है। रोपाई किया जाता है धान, पहले नर्सरी तैयार करेंगे, फिर उसके बाद रोपाई करते हैं। इसमें जो है 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है। हाइब्रिड राइस जानते हैं कि जितने भी क्रॉप हैं उनमें जो हाइब्रिड सीड होता है वो सामान्य सीड की अपेक्षा कम इसकी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो सभी विधियों में सबसे कम जो सीड होगा एक तरह से ये 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है हाइब्रिड राइस की। उसके बाद बासमती राइस की बात करेंगे। बासमती राइस में 20 किलोग्राम 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड की ज़रूरत है। और इसके बाद आता है डपोंग मेथड। डपोंग मेथड या मैट टाइप नर्सरी भी इसी को बोला जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मैट टाइप नर्सरी का संबंध किस फसल से है, तो वो धान से है। और जो डपोंग मेथड है इसी को मैट टाइप नर्सरी भी बोलते हैं। इसमें जो धान का बीज सीड लगता है वो 1.5 से 3 किलोग्राम 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यकता होती है। और लास्ट जो बचा हुआ है SRI, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसका विकास इस मेथड का मेडागास्कर में किया गया था। और इसमें जो सीड लगता है वो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है। तो इस तरह से आप सीड रेट याद रखेंगे। धान का जो सीड रेट है बहुत कुछ उसकी जो मेथड है उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमने बताया आपको ब्रॉडकास्टिंग से, छिटकुआ विधि से सबसे ज़्यादा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज खर्च होता है। ब्रॉडकास्टिंग के बाद आता है ड्रिलिंग या सीड ड्रिल से बुआई करने पर 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खर्च होता है। नर्सरी में प्रति हेक्टेयर 30 से 40 किलोग्राम सीड की आवश्यकता होती है। उसके बाद हाइब्रिड राइस है। हाइब्रिड राइस में 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और हाइब्रिड के बाद आता है बासमती राइस। बासमती राइस का 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट लगता है। उसके बाद आता है डपोंग मेथड जिसका विकास फिलीपींस में हुआ था। इसमें 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सीड लगता है। और लास्ट है SRI या सिस्टम ऑफ राइस इंसेंटिफिकेशन। इसमें जो सीड है वो 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगता है। मुझे लगता है कि ये जितने पॉइंट हमने बताया है, अगर इसको आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका ज़रूर इससे रिलेटेड अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो वो गलत होने की संभावना कम से कम होगी। और न सिर्फ आप इसको याद करिए, 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। और कोई मेथड नहीं है कि एक बार आपने पढ़ के छोड़ दिया और आपको ये सारा डेटा आपको याद रहे। तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। एग्रीकल्चर में डेटा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यदि आपको डेटा नहीं याद है तो प्रश्नों की गलत होने की संभावना, इसमें कोई अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं। इसलिए आप ये डेटा को लिख करके अच्छे से याद करिए। 2-3 बार आप वीडियो को सुन लीजिए। सुनने के बाद आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या उसको ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज का ये वीडियो में यही हमको समाप्त करना है। और जितना भी धान से रिलेटेड दोनों वीडियो में हमने बताया है मैटर, उसको ज़रूर पढ़िए। और जो आखिरी अब जो अगला क्लास होगा उसमें धान की जो शेष बची हुई जानकारी है उसमें हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से धान की फसल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको हम उसमें कवर कर लें। तो आप देखते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब